स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स। दो साउंड्स के दरमियान हम फ़र्क डिफरेंस करते हैं, उसको हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, और वो आपके पास तीन तरीके हैं। इस तरह हम ये कहते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड थ्री हैं। हमारे पास एक है लाउडनेस ऑफ साउंड, नंबर टू पिच ऑफ साउंड, एंड नंबर थ्री क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड एंड लाउडनेस ऑफ साउंड, ये हमारे पास दो साउंड्स को डिफरेंशिएट हम इनसे करते हैं। तो अब हम पहले जो है लाउडनेस ऑफ साउंड के मुतल्लिक पढ़ते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड ये है कि आपके पास आपने डिफरेंशिएट है दो साउंड्स का, ठीक है। डिफरेंशिएट, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स, लाउड एंड फेंट साउंड में जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको हम लाउडनेस ऑफ साउंड कहते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है उसी ही इंस्ट्रूमेंट की है कि सेम इंस्ट्रूमेंट से हम लाउड साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और फेंट साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी जो हम डिपेंडेंस पढ़ते हैं, जो फर्स्ट डिपेंडेंस है वो हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जिस तरह आपके पास ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क आप जब रबर पैड के ऊपर हीट करते हैं तो अगर उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसकी लाउडनेस भी कम होगी। तो वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये आपके पास कोई भी बॉडी है जो वाइब्रेट करती है, ठीक है, ये उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। आप किसी बॉडी को हिट करते हैं रबर पैड पर तो वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करती है। अब वाइब्रेशन उसकी अगर ज़्यादा होती है तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, तो लाउड भी ज़्यादा होगी, साउंड लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। और अगर वो उसकी वाइब्रेशन जो है उसका एम्पलीट्यूड कम है तो लाउडनेस भी हमारे पास कम होगी, फेंट होगी। तो हमारे पास जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो हम कहते हैं कि सेम इंस्ट्रूमेंट से हम साउंड में जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको हम लाउडनेस ऑफ साउंड कहते हैं। और लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर, जिस तरह मैंने फर्स्ट आपको बताया कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आप लाउड साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसकी मिसाल मैंने आपको ट्यूनिंग फोर्क की दी कि अगर आप ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड के ऊपर हीट करें और वो वाइब्रेट करे विद लार्ज एम्पलीट्यूड तो साउंड जो होगी वो लाउड होगी। इसी तरह हमारे पास दूसरा फैक्टर हो जाता है जो आप इसमें एक और भी बात कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी में कि जो लाउडनेस है, लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। मीन अगर किसी बॉडी का अगर एम्पलीट्यूड आप 2 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी लाउडनेस 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड आप 3 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी लाउडनेस जो है वो 9 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो लाउडनेस जो है आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी के। एम्पलीट्यूड वाइब्रेटिंग बॉडी का जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस ऑफ साउंड भी उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरह हम कहते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस ऑफ सोर्स जिससे आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो हम ये कहते हैं कि जो लाउडनेस है, लाउडनेस ऑफ साउंड, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। अगर आप जितना मुझसे ज़्यादा फासले पर, जितने अभी डिस्टेंस पर बैठे हैं, फ़र्ज़ करें आप इससे डबल डिस्टेंस पर चले जाते हैं तो आपकी लाउडनेस जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्केयर है। अगर आप अभी 2 फीट के डिस्टेंस पर मौजूद हैं और अगर आप 4 पर जाते हैं तो फिर आपका लाउडनेस जो है वो उतने ही टाइम्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि लाउडनेस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, वाइब्रेटिंग बॉडी से, सोर्स से साउंड प्रोड्यूस जहाँ से हो रही है
उससे जितना ज़्यादा डिस्टेंस पर आप मौजूद होंगे आपको लाउडनेस उसकी उतनी ही कम महसूस होगी। तो ये हमारे पास क्या है, लाउडनेस डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। इसी तरह जो हमारे पास तीसरी बात आ जाती है वो इसकी आ जाती है एम्पलीट्यूड। पहली हो गई एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, नंबर 2 डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, और नंबर 3 हम कह सकते हैं एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर बॉडी का वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा होगा तो भी साउंड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जिस तरह अब देखें, मैं इस मार्कर के ऊपर जो है वो आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, देखें, और अगर इसी पर, तो क्योंकि इस बोर्ड का एरिया ज़्यादा है तो आप साउंड भी ग्रेटर प्रोड्यूस हुई है। तो अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ग्रेटर होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह हम ये कहते हैं तीसरा फैक्टर हमारे पास उसका एरिया है जिसके ऊपर लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करेगी। इसी तरह चौथी बात जो होगी वो हमारे पास होगी एरिया, तीसरा फैक्टर था जिसके ऊपर लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड कर रही थी। फोर्थ फैक्टर जो है हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस, मीन जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कि अगर आपके पास कोई ऐसा फैक्टर है जिसको आप फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, कि अगर फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो साथ पड़ी हुई कोई ऐसा सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, तो उससे भी आपको लाउडनेस ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे पास चौथा फैक्टर रेजोनेंट फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी पर हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी जितनी ज़्यादा होगी तो साउंड की लाउडनेस भी उतनी ज़्यादा हो जाती है। तो लाउडनेस जो है हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं दो साउंड्स को। ठीक है, एक ही इंस्ट्रूमेंट से हम प्रोड्यूस करके दो साउंड में जो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको हम लाउडनेस ऑफ साउंड कहते हैं, क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यही है कि जिसमें आपने दो साउंड्स को डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स की, मुख्तलिफ़ चीज़ों की डिफरेंट होती है। जिस तरह हम कॉमन टॉक लेते हैं तो उसकी लाउडनेस ऑफ साउंड जो है हम कंसीडर करते हैं 50 डेसिबल। डेसिबल जो है वो इसकी लाउडनेस ऑफ साउंड की यूनिट्स हैं, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल जो है हमारे पास, इसको हम डीबी लिखते हैं, डीबी, डेसिबल। डेसिबल जो है हमारे पास यूनिट्स हैं लाउडनेस ऑफ साउंड की। कॉमन टॉक, जिस तरह नॉर्मल टॉक है उसको हम डेसिबल, लेकिन ये जो है ना, अगर आप इसको बात करें तो ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ना हुई, क्योंकि किसी की कॉमन टॉक कोई ऊंचा बोलता है, कोई आहिस्ता बोलता है, वो भी तो उसकी कॉमन टॉक होती है। लेकिन हम कंसीडर यही करते हैं कि 50 डेसिबल जो है वो कॉमन टॉक है। और जो 0 डेसिबल हमारे पास होती है इसको हम जो है ना बिल्कुल कीप साइलेंस कह सकते हैं, पिन साइलेंट जो हमारे पास वो है बिल्कुल खामोशी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ ना कुछ ऐसे उसमें से आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन हम उसको कंसीडर जो है वो 0 डेसिबल करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो 120 डेसिबल साउंड है, लेवल ऑफ लाउडनेस है, ये हमारे पास नॉइज़ में चली जाती है। आप इसको कहेंगे कि ये नॉइज़ है, ये शोर है, ये साउंड जो है इसका जो लेवल होगा वो आप 120 डेसिबल नॉइज़ में लेंगे। तो ये लेवल ऑफ साउंड है, ये जो है वो हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ये बात आपके माइंड में हो कि जिस तरह मैंने 50 डेसिबल कॉमन टॉक को कहा है, हो सकता है कि 50 डेसिबल कॉमन टॉक में जो है वो किसी और की डिफरेंट हो, लेकिन हम कंसीडर फिज़िक्स में 50 डेसिबल को कॉमन टॉक में लेते हैं। ये उसकी लाउडनेस ऑफ साउंड है, और लाउडनेस ऑफ साउंड जो डेसिबल में मेजर की जाती है। इसी तरह लाउडनेस ऑफ साउंड को अगर हम मेजर इसमें करें जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है ये बात है ना कि
हमने वैसे तो बता दिए, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये होती है कि जो साउंड किसी एरिया में से परपेंडिकुलरली जो है वो 1 सेकंड में से पास होती है, उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एनर्जी जो है वो कैरिड होती है, पास होती है पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम। इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डिफाइन ऐसे करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ डिफाइंड एज एनर्जी कैरिड बाय साउंड वेव्स, जो एनर्जी वो साउंड वेव्स रखती हैं जब वो परपेंडिकुलरली जिस तरह आपके पास ये साउंड है, ये साउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी एरिया में से, और उसका एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर का है, और इन टाइम 1 सेकंड में गुज़रती है परपेंडिकुलर, तो हम ये कहते हैं कि ये इसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसको अगर हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड को फार्मूला देखें तो एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एनर्जी कैरिड बाय साउंड वेव्स, क्योंकि साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, पर यूनिट एरिया, जितने एरिया में से गुजरती पर यूनिट टाइम, इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये हमारे पास क्या होगी? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो जाउल्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगी। जाउल पर सेकंड क्योंकि वाट होते हैं तो ये फिर वाट पर मीटर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है इस तरह हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ साउंड हो जाती है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी कैरिड बाय साउंड वेव्स, जो एनर्जी साउंड वेव्स रखती हैं और वो परपेंडिकुलरली पास होती हैं किसी एरिया में इन 1 सेकेंड। इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो हमारे पास 0 डेसिबल साउंड थी, अब 0 डेसिबल तो हमारे पास ये वो कम से कम साउंड जो हमारे पास जो बिल्कुल खामोशी जिसको हम कहते हैं वो है 0 डेसिबल। और अगर हम इसकी इंटेंसिटी निकाली जाए तो ये हमारे पास 10⁻⁻12 जो होती है वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। ओके, 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसमें एक बात है कि अगर 0 से 1 डेसिबल, अगर हम डेसिबल को डिफ़ाइन करें तो जो इसमें इंक्रीज़ है 1 डेसिबल का जो चेंज है डेसिबल में, वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड में 26% होगा। इन 26% ऑफ जो है ये इसको आप इंक्रीज़ करेंगे तो इसका जो लेवल होगा वो 1 इंक्रीज़ होगा, 0 to 1 आएगा, और ये जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है वो 26% इंक्रीज़ होगी। तो ये इक्वालिटी इस तरीके से मौजूद है, 26% ऑफ रेफरेंस इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ इक्वल टू डिफरेंस इन 1 डेसिबल। जो आपके पास चेंज आ रहा है 1 डेसिबल में, वो इक्वल होता है 26% इंक्रीज़ जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के है, 26% ऑफ साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एक बात ये आपने अपने माइंड में रखनी है। तो अभी हमने जो चीज़ पढ़ी वो है लाउडनेस ऑफ साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड ये थी कि आप साउंड को डिफरेंशिएट करते हैं जब एक ही इंस्ट्रूमेंट में से साउंड को हम प्रोड्यूस करते हैं, और आप डिफरेंशिएट करते हैं 2 साउंड के दरमियान, वो कौन सी? लाउड और फेंट साउंड के दरमियान। ये हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड है। और ये करता कौन है? ये हमारा दिमाग करता है, क्योंकि हमने इस चीज़ को जो समझ रखता है, जो समझने में है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड जो हमारी 2 भी हैं, दूसरी भी होंगी, वो भी हमारा जो इसको पिक करने वाला है वो क्या है? दिमाग है। ठीक है, कि हमें पता चलता है कि ये आवाज़ ऊंची है, ये आवाज़ जो है वो फेंट है। तो इसी तरह लाउडनेस ऑफ साउंड हमने बताई कि डेसिबल में हम उसको मेजर करते हैं। डेसिबल उसकी यूनिट्स हैं लेवल ऑफ साउंड की, और 0 डेसिबल वो साउंड जो बिल्कुल की साइलेंस है, खामोश है, उसको जो है 0 डेसिबल कंसीडर किया जाता है। कॉमन टॉक जो है वो 50 डेसिबल है। और इसी तरह 120 डेसिबल साउंड जो होती है, 120, 140, ये पेनफुल साउंड है। इसी तरह आपके पास ये जो जेट तैयार होता है, इसकी 140, 150 तक इसकी साउंड होती है। तो ये जो है डेसिबल इसकी साउंड है, ये जो है इसकी लाउडनेस है।
तो इसी तरह हमने फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड के मुतालिक ये बात की कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये है कि एनर्जी जो साउंड वेव्स कैरी करती है परपेंडिकुलर किसी यूनिट एरिया में से पर यूनिट टाइम में जो पास होती है उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। तो ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हो गई, लाउडनेस ऑफ साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। उसके बाद हम इसमें देखते हैं जो इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है जिसे हम कहते हैं पिच ऑफ साउंड। पिच ऑफ साउंड अगर हम देखें तो पिच ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, वेव्स की जिस तरह फ्रीक्वेंसी है, अब देखें ना आपके पास इसमें पिच ऑफ साउंड में अगर आप देखें तो बॉडी का लाउडनेस सेम होगी। इट इज़ द, आप इसको इस तरीके से कहते हैं कि ये साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें सेम लाउडनेस की जो दो साउंड्स हैं उनमें आप फ़र्क कर सकते हैं, और लाउडनेस जो है उनकी सेम है लेकिन उनकी फ़र्क जो है वो किस चीज़ में है, वो फ्रीक्वेंसी में है। मैंने देखें आपके पास ये एक साउंड है, ये एक वेव कंप्लीट होती है, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम ये देखें तो अगर यहाँ पर देखें एम्पलीट्यूड हमने सेम लिया है, ये इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड से मुराद ये इसका एम्पलीट्यूड है वाइब्रेटिंग बॉडी का, ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड। इसमें अगर आप ये देखते हैं तो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन ये देखें इसमें एक वेव बन रही है जबकि इसमें दो वेव बन रही हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एक वेव की है, इसकी फ्रीक्वेंसी दो वेव की है। तो हम ये कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसकी हम ये कहेंगे कि पिच भी ज़्यादा है। अच्छा, अब जब किसी साउंड की पिच ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमने इसमें क्या फ़र्क महसूस होगा? फ़र्क ये महसूस होगा कि जिस साउंड की पिच ज़्यादा होगी उसकी आवाज़ श्रिल हो जाएगी, श्रिल मीन बारीक हो जाएगी, और जिस आवाज़ की साउंड की जो है फ्रीक्वेंसी कम है इसकी निस्बत, तो वो आवाज़ जो है वो ग्रेव होगी, भारी होगी। ओके, जिस तरह आपके पास कोई भी टेप रिकॉर्डर या किसी में भी बेस और ट्रेबल का एक बटन होता है, ठीक है, उसमें भी यही होता है कि जो बेस है वो ग्रेव साउंड के लिए हम यूज़ करते हैं और ट्रेबल जो होता है ये हमारे पास श्रिल साउंड उससे प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह उसमें भारी आवाज़ आपकी जो एक धमक सी बन जाती है वो ग्रेव साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं। मेन उसकी हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं। जब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो साउंड जो होती है वो ग्रेव होती चली जाती है, तो हम इसको पिच ऑफ साउंड कहते हैं। तो पिच ऑफ साउंड जो है आपके पास यही है कि हम साउंड जो है डिफरेंट जो है प्रोड्यूस करते हैं। साउंड जो होती है वो एम्पलीट्यूड सेम होता है जबकि फ्रीक्वेंसी उनकी डिफरेंट होती है, और उस तरह जो हम साउंड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको हम पिच ऑफ साउंड कहते हैं। जिस तरह अगर आप देखें आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिस तरह आप देखें तबला है, तबले की आवाज़ को देखें, और इसी तरह घुंघरू हैं उसकी साउंड को देखें, तो आपको फ़र्क महसूस होगा कि इसमें आवाज़ जो है वो भारी आपको महसूस होगी और घुंघरू की आवाज़ जो है वो आपको जो है क्या होती है, वो बारीक होती है। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि उसकी पिच जो है वो ज़्यादा है घुंघरू की, इस तरह उसकी आवाज़ जो है वो उसकी श्रिल हो जाती है। तो इसी तरह जो है आप अगर वुमेन और मैन को देखें तो इस तरह उनकी साउंड में भी जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बग़ैर देखे, बग़ैर उनको। अगर एक लड़की बोले और एक लड़का बोल रहा हो तो आपको पता चल जाता है कि ये आवाज़ जो है वो लड़की की है और ये आवाज़ जो है वो लड़के की है। यहाँ आप देखें तो इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड सेम है, लाउडनेस सेम है, लेकिन किस चीज़ का फ़र्क आ रहा है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो फ्रीक्वेंसी जब डिफरेंट होगी तो दो साउंड्स की जो डिफ्रेंशिएट होगा वो पिच ऑफ साउंड कहलाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, पिच ऑफ साउंड। और पिच ऑफ साउंड डिपेंड करेगी
फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड पर बाय इंक्रीजिंग द पिच, बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी पिच इंक्रीजेज एंड साउंड बिकम्स श्रिल, एंड साउंड बिकम्स श्रिल। तो पिच ऑफ साउंड कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जिसमें हम दो साउंड को डिफरेंशिएट करते हैं, एक ही लाउडनेस की साउंड है लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड कहते हैं, इसको हम लाउडनेस ऑफ साउंड। तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड, इसमें हमारे पास जो है आप देखें क्वालिटी ऑफ साउंड में यहाँ पर भी आप देखते हैं, अच्छा पिच ऑफ साउंड में मीन आप उसी एक ही इंस्ट्रूमेंट से उसकी आवाज़ को डिफरेंट कर सकते हैं। मीन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात हम नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। मीन आप उसी एक ही इंस्ट्रूमेंट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी श्रिल भी साउंड प्रोड्यूस की जा सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम उसकी साउंड को श्रिल भी कर सकते हैं और ग्रेव भी कर सकते हैं। जबकि क्वालिटी ऑफ साउंड में आप अगर देखें तो हम दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और उनमें भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। जबकि जो है उनकी लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी सेम है, लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन उनकी जो है लाउडनेस सेम है, इंस्ट्रूमेंट्स अब डिफरेंट हैं। अब हमारे पास दो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट में से आप देखें, आपके म्यूज़िक ख़ास तौर पर अगर हम क्वालिटी ऑफ साउंड को देखें तो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा ही होता है। अगर पियानो और गिटार दोनों एट ए टाइम एक ही लाउडनेस और एक ही फ्रीक्वेंसी से अगर बज रहे हों तो आप उन दोनों की साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। अगर आपके पास उसका इमेज है, आपने उनकी आवाज़ें सुनी हुई हैं तो आप उनमें फ़र्क कर सकते हैं कि ये साउंड जो है वो पियानो की है और ये साउंड जो है आपके पास गिटार की है या वायलिन की है, जिस चीज़ की भी है। अब ये इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट हैं, इनकी लाउडनेस भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन आप जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड का जो आपको वो पता चलता है, जो आपका दिमाग एक्सेप्ट करता है वो उसके वेव फॉर्म से करता है। ठीक है, वो उसके वेव फॉर्म से करता है। अगर आपके पास सिंपल इस तरीके से वेव फॉर्म बनता है जिस तरह हमने ट्यूनिंग फोर्क्स के बनाए हैं कि जब आप किसी बॉडी को किसी पैड पर हिट करते हैं तो उसका बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है। इसी तरह अगर आप ये देखें कि आपके पास इस तरह साउंड जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मीन उसका थोड़ा वेव फॉर्म जो है आप देखते हैं तो आप वेव फॉर्म से उसके आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करता है कि ये जो आवाज़ है ये पियानो की है या ये वायलिन की है और ये गिटार की है। वेव फॉर्म हर एक साउंड का वो डिफरेंट होता है। जिस तरह अगर मैं वायलिन का बनाऊं तो वो इस तरीके से वो एक खींचता है, तो ये जो है पियानो का है तो पियानो अपने माइंड में ले आएँ कि पियानो किस तरीके से बजता है, उसकी साउंड जो है वो डिफरेंट, हर बटन के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो वेव फॉर्म उनके डिफरेंट होते हैं और जो है जिससे उनकी आवाज़ भी आपको, आपका दिमाग जो है वो डिफरेंट एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह क्वालिटी ऑफ साउंड जो है वो ये है कि आपके पास सेम लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी की साउंड होंगी। देखें ये भी वेव फॉर्म उतने ही सेम फ्रीक्वेंसी पर हैं और इनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, लेकिन फ़र्क है तो किस चीज़ का, वेव फॉर्म का, इंस्ट्रूमेंट्स का फ़र्क है। जबकि जो पहले हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी उनमें हमने इंस्ट्रूमेंट सेम रखे थे, यहाँ इंस्ट्रूमेंट हमने डिफरेंट रखे हैं। जबकि जो है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट, इनकी वेव फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से आप इनकी साउंड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं।